साल 1921। एक 21 साल का नौजवान युवक सेंट विल्सन कॉलेज के गेट से खुशी खुशी बाहर निकलते हुए अपने 8 दोस्तों के साथ। लेकिन इसमें कोई रोमांचक बात कैसी है? जी हाँ, इसमें रोमांच आएगा। भारत के इतिहास में ये रोमांच एक बहुत बड़ी गदर, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला था। साल 1921। एक नवयुवक, नौजवान, एक 21 साल का लड़का जिसका नाम है श्रीपत अमृत डांगे, अपने कुछ दोस्तों के साथ द बॉम्बे ग्रुप वी से कॉलेज के गेट के बाहर खुशी खुशी आ रहा था। लेकिन क्या ये खुशी थी? इस खुशी की वजह क्या थी? इस खुशी का राज क्या था? इस खुशी की वजह उसका कॉलेज पूरा होना नहीं था या एग्जाम का पूरा होना नहीं था। बहुत ही हास्यास्पद बात है कि खुशी उस चेहरे के लड़के पर कॉलेज से निकाले जाने पर थी। यस, द रस्टिकेशन ऑफ श्रीपत अमृत डांगे फ्रॉम सेंट विल्सन कॉलेज। बट उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि कॉलेज के अंदर एक डिबेट कंपटीशन में उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक स्पीच दी थी। लेकिन क्या वो स्पीच जो वो दे रहे थे उस वक्त 1921 में तत्कालीन कॉलेज की जो फैकल्टी थी उसको मंजूर हुई? बिल्कुल भी नहीं। ये खुशी उसके चेहरे पर आने वाले वक्त में और भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला था। लेकिन क्या वो इतिहास रचने जो जा रहे थे, क्या वो भारत के पक्ष में था या विपक्ष में था? उसे आने वाला समय ही तय करने वाला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वो इतिहास क्या रचने वाले थे। उसी वक्त और उसी साल 1922 में कांग्रेस सेशन कलकत्ता ग्रुप का, जिसके मुजफ्फर अहमद भी शायद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक बहुत अच्छा बखान करने वाले थे। 1922 उसी साल मद्रास ग्रुप के श्रीवेलु चेट्टियार भी अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का बहुत सही तरीके से आने वाले वक्त में भारत में उसका अच्छा प्रचार कर रहे थे। और उसी वक्त 1922 में गुलाम हुसैन पेशावर कॉलेज, जहाँ पे वो इकोनॉमिक्स के टीचर थे, वो भी अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का बहुत ही अच्छा बखान कर रहे थे। लेकिन इसमें डरने वाली बात क्या थी? भारत इतिहास के हिसाब से डर भारत को नहीं था। उस समय की तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत, द क्वीन विक्टोरिया, द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया को बहुत बुरी तरीके से झंझोड़ने वाला था। लेकिन इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का आना 2021 में कारण क्या था? तो चलिए हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। इतिहास में अगर हम थोड़ा पीछे चलेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि उस समय तत्कालीन हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वकालत कर रहे थे। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हर कोई राजी नहीं था, ना कोई खुश था। तो उस वजह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का आना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कंप्लीटली डिसएग्री करना और जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसको बिल्कुल तरीके से खारिज करके इन कुछ 4 से 5 नवयुवकों ने एक इतिहास रचा। और 1925 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेनिन एंड मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। लेकिन जिस टॉपिक पर हम आज बात कर रहे हैं वो नक्सलवाद के ऊपर है, नक्सलिज्म के ऊपर है। तो फिर ये कम्युनिज्म और नक्सलवाद का
क्या आंतरिक रूप से एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। अब इसको समझने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, और ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उतनी ही रोमांचक होती जाएगी। कनेक्शन ऑफ नक्सलिज्म एंड कम्युनिज्म। लेकिन कम्युनिज्म को जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि कम्युनिज्म है क्या। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 18th सेंचुरी में, 1818। जर्मनी का एक शहर जिसका नाम था प्रशिया, और वहां पे एक छोटा सा शहर था, टाउन था, जिसका नाम था राहिन। वहां पे एक लड़के का जन्म हुआ, एक माता और एक पिता, जो दोनों की यहूदी थे। एट द सेम टाइम उनके 9 बच्चे थे, और कार्ल मार्क्स उनमें सबसे बड़े थे। कार्ल मार्क्स का बचपन बहुत ही गरीब अवस्था के अंदर गुजरा। He was into poverty, his family was complete into poverty. But after a certain point of time, उनके जो पिताजी थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाया और उन्होंने बैप्टिज्म किया। तो जब तक उनका क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपनाई, उसके बाद में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। तो इसका मतलब उनके माँ बाप पहले यहूदी थे, बट बाद में वो क्रिश्चियनिटी में आए। एंड देन लेटर ऑन व्हेन द कार्ल मार्क्स वाज बोर्न, उनका क्रिश्चियनिटी के अंदर हुआ। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कैसे एक लड़का जो इतना परेशान था अपनी गरीबी अवस्था से, पूंजीवाद से, 1843 के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन करी। 1843 तक आते आते उन्होंने कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो बनाया। उसके अंदर उन्होंने साफ अपनी आइडियोलॉजी लिखी थी अबाउट द सोशलिज्म। Let's understand that the Karl Marx always had the problem with the पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म। उनका मेन उद्देश्य सोशियोलॉजी कंसेप्ट, कम्युनिज्म मैनिफेस्टो को बनाने का कारण ही यही था। उनको ऐसा लगता था कि जो निचला वर्ग है उसको काफी शोषित किया जाता है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ये प्रमोट करना चाहती थी कि जो लोअर तबके के, लोअर सेगमेंट में, लोअर सोसाइटी, लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए, और देश की ट्रेजरी जो है, इस देश की ट्रेजरी जो है वो पूरे देश के अंदर इक्वली समस्त क्लासों में एज पर द नीड डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ना कि एज पर देयर कंट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब घूम फिर के ये हुआ कि अगर अमीर सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है तो अर्थव्यवस्था में उसका फायदा अमीर सबसे ज्यादा ही उठाएगा, जिसके वो सख्त खिलाफ थे। क्योंकि उस वजह से उनको ऐसा लगता था कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अब इसको समझने के लिए अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कम्युनिज्म फैला कैसे, और इस कम्युनिज्म का नक्सलवाद से क्या लेना देना है, जो भारत के अंदर एक दीमक की तरह चढ़ता रहा। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कम्युनिज्म, जब हम बात करते हैं कम्युनिज्म के बारे में, तो आज की तारीख में और इतिहास के पन्नों को अगर हम पीछे पलट के देखें तो जो 2 कंट्रीज है जिनका सबसे पहले नाम हमें आता है, जो कि हमारे भारत देश के एक बहुत ही, एक देश जो है रशिया, जो कि बहुत ही एक अच्छा दोस्त है। बुरे समय में रशिया ने हमें मदद करी है, लेकिन रशिया ने हमें बुरे समय में सच में मदद करी थी या अपना एक मैनिफेस्टो या अपना एक कम्युनिज्म प्रोपेगेंडा इंडिया में फैलाया था। वहीं दूसरी तरफ आज के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो एनिमी है वो है चाइना, वो भी एक कम्युनिस्ट है। बट दोनों में अंतर क्या है? चाइना के अंदर आया माओइज्म, रशिया के अंदर आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस जब रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 जीती, पर टेक्निकली अगर हम एक तरीके से देखें तो रशिया वाज द मेन गेम प्लेयर आफ्टर द एक्सेस पावर। व्हेन जापान ने जब पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, तब तक अमेरिका का कोई खास वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। कंट्रीब्यूशन था बट बहुत एक लिमिटेड लेवल पे था।
बट एट द सेम टाइम जो उस वक्त हो रहा था उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि रशिया आफ्टर द लेनिन, जब लेनिन चले गए, हम लेनिन के बारे में भी एक मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो लेनिन के जाने के बाद में, लेनिन वॉज द फॉलोअर ऑफ द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, बट लेनिन इज्म का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके था। वो लोगों को सप्रेस नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग आगे बढ़े। बट द पॉइंट इज कि लेनिन के जाने के बाद सडनली स्टालिन तब तक पावर में आ चुके थे, और स्टालिन ने कम्युनिज्म का सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या उन्होंने रशिया के अंदर सच में निचले तबके को पावर दी? क्या उनको आगे बढ़ने दिया? क्या उनको सप्रेस रखा? सो जितने भी लोग यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो इंडियन डिप्लोमेसी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, तो रशिया एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स रहे हैं रिगार्डिंग द माओइज्म एंड कम्युनिज्म। हम रशिया और चाइना अगर हम दोनों की बात करें, तो रशिया ने और स्पेशली स्टालिन ने जब तक वो पावर में थे, उन्होंने फटाफट फ्यूडलिज्म को प्रमोट करा। उन्होंने फैक्ट्रियां करी, इंडस्ट्रियां खड़ी करी, लेकिन उनका पूरा पर्पस रशिया को खड़ा करने का था। रशिया की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हुई थी, डेफिनेटली हुई थी ऑन द फैक्चुअल बेसिस। बट एट द सेम टाइम अगर हम निचली क्लास को बात करें, तो क्या उन्होंने उनको सप्रेस किया था या उन्होंने उनका अपराइज होने दिया था, जिससे निचले दर्जे की जो रशिया के अंदर व्यवस्था थी वो सुधरी थी? जी नहीं, उनको बिल्कुल सप्रेस किया गया था। अगर उनको सप्रेस नहीं करते तो स्टालिन एक डिक्टेटर थे। एवरीबॉडी नोज दैट द स्टालिन एंड हिज रिजीम वाज कंप्लीटली वर्किंग एज अ डिक्टेटरशिप। जो लोग स्टालिन के आइडिया से, स्टालिन के कम्युनिज्म से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनको गद्दार घोषित किया जाता था। अमूमन तौर पे उनको मार दिया जाता था या फिर उनको एक टर्म दी जाती थी। बट कोई बात नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर हम चाइना की तरफ जाए, तो चाइना का जो माओइज्म था was completely based on the Marxism and the communist ideology, promoting the socialism and completely against imperialism and capitalism. बट चाइना का जो कम्युनिज्म था और जो रशिया का कम्युनिज्म था, उसमें एक ही डिफरेंस है। रशिया के कम्युनिज्म में दे वांटेड द लोअर क्लास टू अपराइज, बट इन चाइना माओइज्म it was completely opposite. They wanted the agricultural society, the laborers who were doing the agriculture, the lowest of the lowest as per the Chinese demography structure if we say. तो चाइना के अंदर उस वक्त जो सबसे लोअर तबका था, उस टाइम पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी, तो जितने भी मजदूर थे उन सबको अपराइज किया गया और उन्होंने मिडिल क्लास और सारी क्लासेस को ओवरटेक किया। So this is the concept of communism. आज इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, जैसे नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद का मूल कारण यही था कि इंडिया के अंदर जब 1960s के अंदर, जब इंडिया इंदिरा गांधी के टाइम में, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, इनफैक्ट उससे पहले जब जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये सब चल रहा था और इंडिया अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के अंदर था आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस, उस वक्त बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इंडस्ट्री रिलेटेड, फैक्ट्रीज रिलेटेड, कैपिटलिज्म रिलेटेड, ताकि इंडिया की अर्थव्यवस्था उभरे। तो वहाँ पे काफ़ी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में, जो कि आज की तारीख में वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और केरला, तो ये जो रेड कॉरिडोर कहा गया इस नक्सलवादी क्षेत्र को, जहाँ पे नक्सलिज्म का हुआ, वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी। सो एट दैट सेम टाइम जब मिनरल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे थे इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद इंडस्ट्री सेक्टर एंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन दैट वे, तो काफ़ी जनजातियाँ काफ़ी प्रभावित हो रही थी। उसमें काफ़ी ट्राइबल एरियाज थे जो काफ़ी प्रभावित हो रहे थे, उनकी ज़मीनें जा रही थी, उनके हक के हिसाब से
उनको जो कंपनसेटरी अमाउंट उस वक्त मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा था। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिटरेसी रेट इंडिया में इतनी थी नहीं कि जिस लेवल का जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सोसाइटी का, लिटरेसी रेट का, उतनी उनमें लड़ने की क्षमता नहीं थी। उस बेसिस के ऊपर काफी निचला वर्ग जो इंडिया में था वो दब रहा था, और वही एक मूल कारण था इंडिया में नेक्सलिज्म को प्रमोट करने का। बट समझने वाली बात यह है कि इस नेक्सलिज्म को कम्युनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी। ये कहानी आगे और रोमांचक होगी जब आप समझेंगे कि आपको लग रहा होगा कि शायद ये अपराइजिंग जो इंडिया के अंदर नक्सलवाद को लेकर हुई, क्या ये सच में एक आंतरिक रूप से एक इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम थी, एक इंडियन डेमोग्राफी स्ट्रक्चर का जो इम्बैलेंस कंट्री में आया, ये क्या ये वो प्रॉब्लम थी, या फिर इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसको समझने के लिए हमें वापस थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों मुझे सुनते रहिए, और जितनी जितनी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊं जो ऑलरेडी सब आप जानते हैं, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क, हाउ द फॉरेन डिप्लोमेसी हैव अफेक्टेड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे इंडिया के अंदर अस्थिरता आई। देखिए, आप एक चीज समझिए कि भारत एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि भारत एक जापान को पछाड़ के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। एंड एवरीबडी नोस, एज पर द कॉलोनियलिज्म, भारत इकलौता ऐसा देश था जिसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू बेसिस के ऊपर ब्रिटेन को हेल्प करी। ब्रिटेन ने अपनी सारी लड़ाइयां इंडियन रिसोर्सेज पे लड़ी हैं। तो ये समझने वाली बात है, और आप जानते हैं कि भारत में इतना सामर्थ्य है जो कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसकी एक वक्त पर बिफोर इंडिपेंडेंस उसकी इकोनॉमी वर्ल्ड की 20% हुआ करती थी, which is a big thing. And because of that, Britishers came to India, and that's how they sucked all the resources from India. तो हम आगे बढ़ते हैं और आप जुड़े रहिए इसको समझने के लिए कि कैसे कम्युनिज्म ने नक्सलवाद को प्रमोट किया इंडिया में। लेकिन क्या कम्युनिज्म का इंडिया में आना एक इत्तेफाक था, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? इसको समझने के लिए हमें ठीक 1921 में जाना होगा। जी हाँ, 1921 में, जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि कुछ लोग जैसे श्रीपत अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगरावेलु चेटियार, गुलाम हुसैन, ये कुछ ऐसे लोग थे। और 1921 इतिहास के पन्नों में आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में या माओइज्म कम्युनिज्म के बारे में अगर आपको रुचि होगी, आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि 1921 में जब कम्युनिज्म भारत में आ रहा था, और उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत जब इंडिया में थी, तो ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा डर यही था कि अगर कम्युनिज्म आइडियोलॉजी इंडिया में आती है और अपराइजिंग होती है, सो एट द सेम मोमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। तो भारत हुकूमत और ब्रिटिश हुकूमत, इन दोनों के बीच में एक टसल थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तैयारी कर रहे थे, और एट द सेम टाइम ब्रिटिश हुकूमत डरी हुई थी कि अपराइजिंग कहीं बढ़ ना जाए। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इत्तेफाक रखना इन चार जनों को भी शोभा नहीं दे रहा था। इस वजह से धीरे धीरे करके कम्युनिज्म लिटरेचर का इंडिया में आना स्टार्ट हुआ। तो आप याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम्स में
आपसे पूछा जाए या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप जानना चाहें कि कम्युनिज्म का इंडिया में कब हुआ, सो ऑलवेज रिमेंबर द ईयर 1921 एंड बाय द एंड ऑफ 1925 बाय द एम एन रॉय मैनी अदर पीपल ने फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी का इंडिया के अंदर फाउंडेशन डाला था। इसी साल 2025 भी हो गई है और सीपीआई जो भारत की एक पुरानी रीजनल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका भारत इतिहास के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है, तो उसको समझने के लिए सीपीआई के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और सीपीआई ने कैसे और सीपीआई से जुड़े हुए कैसे लोगों ने भारत में कम्युनिज्म का आना सिर्फ इत्तेफाक होने से दिया या फिर एक सोची समझी साजिश थी। मित्रों आर्काइव आपने पढ़ी होगी। जो लोग मित्रों आर्काइव के बारे में नहीं जानते और जिन्होंने मित्रों आर्काइव पढ़ी है तो वो समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। मित्रों आर्काइव इज अबाउट द वसीली मित्रोकिन, जो कि एक बहुत बड़े एस्पियोनाज निकले, केजीबी के एजेंट हुआ करते थे एक वक्त पे, लेकिन उन्होंने भागकर असाइलम लिया और उन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब was about all the Russian spy games that happened around the globe at that point of time। क्योंकि 1947 के बाद में देखिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यूएसए और यूएसएसआर उस समय का उनके बीच में एक लड़ाई चल रही थी अपनी अपनी पावर को इंक्रीज करने की। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सब जान चुके थे कि अगर वक्त रहते उन्होंने अपनी ठीक टाइम पर ठीक जगह पे एज पर देयर कॉन्टिनेंटल रीजन के अंदर उन्होंने अपनी पकड़ नहीं बनाई तो आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली थी। और यूएस जानता था कि जितना हो सके जितना जल्दी हो सके वो सेंट्रल एशिया को तो खैर टैकल कर ही रहा था। जैसे कि आप जानते हैं लेटर ऑन इन 1980s अमेरिका ने कैसे तालिबान को आने दिया, तालिबान को बनाया विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट द रशिया सो दैट द रशिया डजंट intrude into the other countries। तो उसको समझने के लिए खैर वो एक अलग चीज हो जाएगी। बस मैं आपको एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि अपनी पावर और अपने लेवल ऑफ पावर का शो करना, लड़ाई जीतना एक अलग बात है, बट आने वाले समय में अपने एलाइज बनाना भी उतने ही जरूरी थे और अमेरिका ये अच्छे से जानता था। तो जब इंडियन 1947 के अंदर जब ये सब हुआ तो बड़ा दिक्कत थी। तो चलिए हम वापस पीछे वहीं आते हैं 1921 में। 1921 में फिलिप स्ट्रैट करके एक ब्रिटिश नागरिक जो कि ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर था और दैट ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑपरेशंस हुआ करता था वो कराया जाता था मॉस्को रशिया से। सो मॉस्को रशिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम केजीबी उन्होंने उनको इंडिया भेजा कि वो इंडिया आए और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इंडिया के अंदर प्रचार करें। समझ रहे हैं आप ये खेल जो हो रहा है? आप सुनते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे ये नक्सलिज्म सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। नक्सलिज्म की अपराइजिंग इंडिया के अंदर सिर्फ लोगों की, इंडियन सोसाइटी के अंदर भारत सरकार की खामी नहीं थी, लेकिन उसको अच्छे से सोच समझ के एक साजिश रची गई थी कि नक्सलिज्म को इंडिया में प्रमोट किया जाए ताकि उसको अनस्टेबल किया जा सके, इंडियन इकोनॉमी को अनस्टेबल किया जा सके। बिकॉज नोबडी वांट्स यू टू बिकम पावरफुल इफ यू रन क्लोजली। तो हमें समझना हुआ कि रशिया ने ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी की एक बंदे को इंडिया में भेजा ये जानने के लिए कि प्रचार करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का। आप समझ रहे हैं कि रशिया की दोस्ती इंडिया के साथ में सिर्फ एक, जैसा हम आज देखते हैं, हम जितना थैंकफुल हम रशिया को समझते हैं, हालांकि वी शुड बी थैंकफुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वी शुडंट बी, बट आप
थोड़े अपने दिमाग से, ओपन माइंड से थोड़ा सोचिए कि व्हाई इट हैपेंड। तो उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या रशिया ने सच में हमारी दोस्ती अपने फायदे के लिए निभाई उस वक्त, या सच में वो अपनी दोस्ती निभा रहा था। तो ये समझने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि दैट हाउ एंड वेयर व्हाट वेंट रॉन्ग। तो जैसा कि मैंने नाम लिया, फिलिप स्प्रैट, ही वाज अ ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी पीपल, जिसको रशिया, मॉस्को से यहाँ भेजा गया इंडिया में, ये समझाने के लिए कि वो प्रचार करें इंडिया के अंदर और उस आइडियोलॉजी को प्रचार करें। तो 1921 में वो इंडिया आए, श्रीपद अमृत डांगे से मिले, और जितने भी 4-5 जनों का मैंने पहले नाम लिए, जो 1921 में एट द सेम टाइम जो वो कर रहे थे उनको इन्फ्लुएंस करें। सो वो इंडिया आए, उन्होंने काफी प्रचार किया। मित्रों आर्काइव के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि 1967 में जब लाल बहादुर शास्त्री 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का स्वर्गवास हुआ था, वो ताशकंद गए थे ताशकंद समझौता करने के लिए, क्योंकि 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट लाल बहादुर शास्त्री वांटेड टू चेंज। पर शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मित्रों के आर्काइव के अंदर भी कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी, उनका हार्ट अटैक होना वो एक सोची समझी साजिश थी। बिकॉज कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री एक अनाउंसमेंट करने वाले थे जो कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला था। शायद रशियंस वो चीज समझ रहे थे कि अगर वो रेवोल्यूशन इंडिया में आ गया तो हो सकता है कि जो ऑटोनॉमी पावर, एक भारत सरकार के ऊपर वो पावर जो दबदबा रखना चाहते थे, शायद उसको खो सकते थे अगर जियो पॉलिटिकल कंडीशन को हम देखें। देन 1967 के अंदर इंदिरा गांधी ने शपथ ली प्राइम मिनिस्टर की, वो प्राइम मिनिस्टर बनी, और कहा जाता है कि 8 मंत्री उनकी कैबिनेट सरकार के अंदर केजीबी के द्वारा फंडेड थे, और वो केजीबी के द्वारा आर्काइव थे। उस वक्त सीपीआई के लीडर जो तत्कालीन उस टाइम तक लोकसभा में भी सांसद रह चुके हैं, श्रीपद अमृत डांगे, क्योंकि लेटर ऑन उन्होंने सीपीआई पार्टी का के फाउंडेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। एट द सेम टाइम आगे चढ़ के उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट करा, और बहुत सारे ट्रेड मूवमेंट इंडिया के अंदर जो रहे हैं उनको संभाला भी है। वो एक पॉलिटिकल लीडर भी रह चुके हैं, और कहा जाता है कि श्रीपद अमृत डांगे भी केजीबी द्वारा आर्काइव थे। कृष्णन मेनन जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे और फॉरेन डिप्लोमेसी संभालते थे, कहा जाता है कि वो भी केजीबी द्वारा आर्काइव्ड थे। सो डेफिनेटली देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज हैपनिंग जो हमारे उस समय समझ से परे थी, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर का दौर था यूएसए और रशिया के बीच में, और उस कोल्ड वॉर के अंदर सीआईए और केजीबी के लिए एक इंडिया बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन चुका था। तो इसको समझने के लिए कि इस कम्युनिज्म ने कैसे हमारे देश के अंदर दीमक की तरह आया, और उस दीमक ने कैसे नेक्सलिज्म को बाहर निकाला, और उस नेक्सलिज्म की वजह से कैसे देश के अंदर अस्थिरता आई। 1967 की बात करते हैं। अब हम आप समझते हैं कि नेक्सलिज्म का टर्म नेक्सलिज्म कैसे पॉइंट हुआ। नेक्सलिज्म जो टर्म है वो आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि आज का वेस्ट बंगाल है, वहां पे एक टाउन है नक्सलबाड़ी। सो 1967 के अंदर एक मूवमेंट हुआ जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग नेक्सलिज्म को बढ़ावा दिया। उस नेक्सलिज्म की वजह से काफी
अपराइजिंग हुई, काफ़ी रिवोल्ट हुए, और उस नेक्सलिज्म के पीछे जो मेन लोग थे वो थे चारू मजूमदार, और चारू मजूमदार के दो साथी भी साथ में, जिन लोगों का खास योगदान था। चारू मजूमदार, सेंथल, एंड वन मोर पर्सन। सो जैसे का पहले हम डिसाइड कर रहे थे, 1960s के अंदर नक्सल मूवमेंट आया। ये नक्सल मूवमेंट आया तो आया कैसे? नक्सल मूवमेंट जो था वो कम्प्लीटली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड था, जो कि एक माओइस्ट आइडियोलॉजी थी, which was originated later on revolutionized revolution के थ्रू माओइस्ट बनी। सो 1967 के अंदर नक्सलवादी मूवमेंट आया वेस्ट सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में। सो 1967 में नक्सलवादी मूवमेंट आया जो कि कम्प्लीटली माओइस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर था, और इस नक्सलवादी मूवमेंट के पीछे जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जगन संतर। इन तीन लोगों का बहुत ही अहम योगदान था इस नक्सलवादी मूवमेंट जो कि आगे चल के नेशनलिज्म के अंदर प्रमोट हुआ, और जो रेड जोन इंडिया के अंदर आज भी कहा जाता है, जो 1967 से लेके टिल 2025 एक बहुत बड़ा भारत सरकार के लिए चैलेंज रहा है। लाइक आई सेड अर्लियर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना एज वेल। आपने कई मूवीज के अंदर देखा होगा, जैसे सरफरोश मूवी थी, वहां पे आपको दिखाया था कि कैसे बाला ठाकुर के पीछे पड़े हुए थे, और बाला ठाकुर का काम था कंसाइनमेंट पहुंचाना। चंद्रपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, ये बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पे बहुत ही पीक पर नेक्सलिज्म रहा है, जहाँ पे उनकी नेक्सलिज्म का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें रही। बट समझने वाली बात है कि नेक्सलिज्म इंडिया के अंदर सरवाइव कैसे कर रहा था। आखिरकार है तो वो इंडियंस जो नेक्सलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो है तो अल्टीमेटली इंडियंस। देन हाउ दे फंड नेक्सलिज्म इन इंडिया? क्या नेक्सलिज्म का और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का कोई कनेक्शन है? क्या फॉरेन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट था इंडिया के अंदर नेक्सलिज्म को प्रमोट करना? वेल, डॉक्यूमेंट्स बेसिस पर अगर हम देखें तो टेंजिबल वे में किसी भी कंट्री ने नेक्सलिज्म को इंडिया में ऐसे सपोर्ट नहीं किया, बट आइडियोलॉजी बेसिस के ऊपर नेक्सलिज्म का जरूर इंटरनेशनल चीज़ों ने उसका फायदा उठाया। तो नेक्सलिज्म के अंदर जो हथियार, एम्यूनिशन जो नेशनल नेक्सलिज्म रिवोल्ट्स रेवोल्यूशनरी के पास आते थे, वो आते कहाँ से थे? ज़्यादातर वो लूट करते थे, पुलिस स्टेशन पे लूट की जाती थी, बहुत जगह पे ब्राइब दी जाती थी, बहुत जगह रिश्वत दी जाती थी, हथियार लिए जाते थे। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उल्फा स्टेट्स थे, या फिर नेशनल सोसाइटी काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोसाइटी काउंसिल ऑफ नागालैंड का सबसे बड़ा रोल था नेक्सलिज्म के अंदर सपोर्ट करने में, क्योंकि उनका अलग एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था। तो समझने वाली बात है कि उस वक्त 1967 से लेके इवन टुडे तेलंगाना के अंदर हम देखें तो तेलंगाना के लिए भी काफ़ी फाइट हुई थी। तेलंगाना की फाइट भी पोस्ट इंडिपेंडेंस लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही थी। तो जो लोग इंडिया की एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी, देखिए जियोपॉलिटिकल अब वो सब्जेक्ट नहीं रहा कि जो इंटरनल मैटर्स हैं वो
इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस नहीं होते। जैसे अरब स्प्रिंग है, आप सबको याद होगा कि कैसे अरब स्प्रिंग यूएसए ने मिडिल ईस्ट के अंदर फैलाई थी, और उस वजह से बहुत सारी कंट्रीज लाइक इराक, ईरान, लेबनान, बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो अरब स्प्रिंग की चपेट के अंदर आई थी। उसका कारण ये था कि यूएस उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, वहाँ के लोगों को वो करना चाहते थे। तो जियो पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो आज किसी भी देश का, मैं सारे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट प्रोमिनेंटली यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो G7 कंट्रीज हैं, इनफैक्ट जो G20 कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जियो पॉलिटिकल लेवल पे जुड़ी हुई हैं, और उनकी वजह से अगर किसी भी कंट्री में कोई अस्थिरता आती है तो डेफिनेटली आज के दौर में किसी दूसरी कंट्री का जरूर उसमें हाथ होता है। देयर इज अ वंडरफुल कोट लाइक एनिमीज एनिमी इज योर बिगेस्ट फ्रेंड, जस्ट लाइक दैट। लिट्टे, जो तमिल टाइगर्स लिबरेशन की जो पार्टी थी, वो एक अलग लड़ाइयाँ चल रही थी। तो सब समझने वाली बात यह है कि नेक्सलिज्म को सपोर्ट करने के लिए लिट्टे के काफ़ी प्रोमिनेंट जो थे, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी सेफ हेवन के लिए नेक्सलिज्म को प्रमोट किया, क्योंकि लिट्टे को इंडिया के अंदर ऑपरेशंस करने के लिए सेफ हेवन्स चाहिए होते थे। एज अ स्लीपर सेल्स को भी ऑपरेशन करने के लिए एक सेफ जगह चाहिए होती थी, तो वो नेक्सलाइट से ही मिला करते थे। क्योंकि अगर सदर्न बेल्ट को अगर आप देखें, विच इज़ केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो लिट्टे को यहाँ ऑपरेट करने के लिए बहुत काफ़ी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। तो इट वॉज लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशन। सो श्रीलंका गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, म्यांमार वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, क्योंकि म्यांमार की हेल्प की वजह से वो आते थे। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ISI जो थी वो नेशनलिज्म को इनडायरेक्टली नेपाल के थ्रू फंड किया करती थी, तो प्रमोट करने के लिए। बट आज के दौर में समझने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2025 के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है कि नेशनलिज्म मुक्त भारत अभियान उन्होंने चलाया। उसका उद्देश्य ये है कि आने वाले दौर में अगर हम देखें, जब से इंडिया के अंदर कम्युनिज्म का आना हुआ 1921 से लेके 2025 तक, and post independence since 1947, and from 1967 the first Naxal revolt which happened till today, it's been almost 55 years now कि हम नेक्सलिज्म से लड़ाई कर रहे हैं। पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि नेक्सलिज्म फेड अवे होता जा रहा है, क्योंकि अब उस आइडियोलॉजी का कोई खास संदर्भ आज के युग में भारत डिप्लोमेसी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है और उससे पहले जितने भी गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। छत्तीसगढ़ अलग से स्टेट निकला, झारखंड बिहार में से एक अलग स्टेट बना, उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, तो वो सब चीज़ें होती रही, उनका अलग रेवेन्यू आया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो दिक्कतें आ रही थी उनकी अपराइजिंग हुई, डेवलपमेंट हुआ। सो आने वाले टाइम में द थिंग्स चेंज्ड। बट आज के युग में अगर हम देखें तो नेक्सलिज्म जिस तरीके से इंडिया के अंदर अभी भी मूव कर रहा है, उसका कोई खास बेनिफिट उनके लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं कि कैसे लोग अपने आप ऑटोमेटिकली दैट नेक्सलिज्म मूवमेंट से बाहर निकल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने और नेक्सलिज्म और भारत सरकार और जो नेक्सलाइट्स रिवोल्ट्स थे उनके बीच में एक बहुत भारी मुठभेड़ हुई, जिसके अंदर लगभग 30 नेक्सलिस्ट जो नेक्सलाइट्स थे उनको मारा गया है। और उसको एक बिग अचीवमेंट की तरह देखा जा रहा है कि धीरे धीरे अब नेक्सलाइट्स मूवमेंट को धीरे धीरे हम इरेडिकेट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी विच इज NDA की जो सरकार है, उनका उद्देश्य है कि 2026 तक दे विल कंप्लीटली इरेडिकेट द नेशनलिज्म। सो आई होप हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके बारे में आपको ये समझ में आया होगा, शुरू से लेके एंड तक, कि कैसे
एक लड़का जो इतना परेशान था, उसने एक नई आइडियोलॉजी का एक नई आइडियोलॉजी लिखी इस देश के अंदर, और अपने देश के अंदर उस आइडियोलॉजी का प्रचार हुआ। वो पूरे एशिया के अंदर आइडियोलॉजी फैली। उस आइडियोलॉजी के आने के बाद में कैसे उसका इंडिया में प्रभाव हुआ, उस आइडियोलॉजी ने कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया, और उस इंडियन आइडियोलॉजी और वो एक फॉरेन आइडियोलॉजी कैसे एक दूसरे से टकराई। इंडिया एक प्लेग्राउंड बना जो तत्कालीन उस वक्त जो दो सबसे पावरफुल कंट्रीज थी, यूएसए एंड यूएसएसआर के लिए, इंडिया एक प्लेग्राउंड बना अपनी पावर शो करने के लिए, और एज एन एलाई इंडिया को धोखा देकर टू सर्टेन वे मजबूर किया गया कि हम इंडिया में अस्थिरता पैदा करें ताकि वो इंडिपेंडेंट खुद के डिसीजंस नहीं ले पाए। तो ऑन द जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव इतना सब सुनने के बाद में आपने समझा कि कैसे आज के दौर में सब कंट्रीज एक दूसरे की प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखती हैं, नजर रखती हैं, और उसी वजह से सिंस 1947 इंडिया played a very 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 big role in South Asia continent where things were in some way were not getting on the right path, और उस वजह से इंडिया को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। सो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे अब नक्सलिज्म खत्म हो रहा है, और नक्सलिज्म खत्म होगा आई होप कि 2026 तक, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने एक संकल्प लिया है कि वो उसको खत्म करेंगे। सो इवेंचुअली ग्रेजुअली इट ऑल स्टार्टेड अर्लियर, बट अब और जल्दी खत्म होगा। तो जियोपॉलिटिकल तौर पे आपने समझा कि कैसे मैंने आपको नेशनलिज्म तो बताया ही बताया, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि नेशनलिज्म का किस तरीके से इंडिया के अंदर सरवाइव करना लंबे टाइम तक, टिल ऑलमोस्ट 50-55 ईयर्स, बट उस 50-55 ईयर्स का जो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म ने जो सरवाइव किया है, उसका जो बेस एक आइडियोलॉजी रही, और उस आइडियोलॉजी को कैसे जियोपॉलिटिकल वे में इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम देखें तो कैसे उस जियोपॉलिटिकल वे में कैसे ये तीन चीजें, एक आइडियोलॉजी जिसका जर्मनी, कार्ल मार्क्स का जर्मनी से आना उस आइडियोलॉजी के साथ में, देन उस आइडियोलॉजी का एशिया के अंदर, रशिया, चाइना के अंदर फैलना, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर कैसे दो महाशक्तियों की लड़ाई में इंडिया एक प्लेग्राउंड बना, और कैसे उस आइडियोलॉजी को इंडिया के अंदर थोपा गया, और उस आइडियोलॉजी को कैसे इंडिया के खिलाफ यूज किया गया टू डिस्टेबलाइज इंडिया। सो दोज हु आर क्यूरियस कि कैसे ये सब हुआ, तो आई होप कि मेरे इस वीडियो ने आपको हेल्प करी होगी। तो मुझसे जुड़े रहिए, और आगे आपके लिए ऐसे ही रोमांचक चीज़ें जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आती रहेंगी। आप इस बारे में सोचिए, और भारत का जो आने वाले वक्त में नैरेटिव बनेगा इंडियन डिप्लोमेसी का, वो कैसे बनेगा उसको समझने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू अंडरस्टैंड योर different international relations and how it works in the simpler way. So kindly subscribe and join the channel. Thank you.